क्या ऐसा मुमकिन है कि इंसान को सबसे खौफनाक मति भ्रम, मेरा मतलब है हेलुसिनेशन, तब नहीं होते जब उसका दिमाग बीमार हो, बल्कि तब होते हैं जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो, सतर्क हो, लेकिन बहुत बुरी तरह से डरा हुआ हो? देखिए, ये एक बहुत ही गहरा सवाल है और आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ ऐसे ही डरावने सवालों के जवाब तलाशने वाले हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं, जो नोट्स हैं, वो उत्तर प्रदेश के एक सुनसान जंगल से गुजरते 4 दोस्तों की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना का वर्णन करते हैं। हाँ, और ये सिर्फ एक भूतों की कहानी नहीं है, मतलब ये इस बात का एक बहुत ही शानदार अध्ययन है कि कैसे खौफ के साये में इंसान का दिमाग वास्तविकता और भ्रम के बीच की जो लकीर होती है ना, उसे पूरी तरह से मिटा देता है। एकदम सही कहा। तो चलिए इस घटना की पृष्ठभूमि को थोड़ा समझते हैं। रात के 10:30 बज रहे हैं, अमावस्या का घुप अंधेरा है और 4 दोस्त हैं, आशीष, उसका 16 साल का छोटा भाई गोलू और उनके 2 दोस्त कुणाल और अनमोल। ये सब एक शादी से लौट रहे हैं। चारों एक बंद कार में हैं और देखा जाए तो कार को हम एक बहुत सुरक्षित जगह मानते हैं ना। हाँ, कोई भी यही सोचेगा, लेकिन यही उनका सामना लोक कथाओं के उस सबसे रहस्यमयी रूप से होता है जिसे छलावा कहा जाता है। अब छलावा कोई आम भूत तो है नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर हम लोक कथाओं के इतिहास को देखें तो छलावा या छकवा कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो अचानक सफेद कपड़ों में सामने आकर डरा दे। अच्छा, तो फिर ये असल में क्या है? ये एक बहरूपिया है, मतलब एक तरह की मनोवैज्ञानिक ऊर्जा जो इंसान की नजरों और उसके दिमाग को धोखा देने में माहिर होती है। बाप रे। हाँ, ये शिकार के सबसे गहरे डर को एक भौतिक आकार दे सकता है। अगर इसे हम थोड़ा मनोवैज्ञानिक नजरिए से समझें तो जब इंसान अंधेरे और अकेलेपन से घिर जाता है तो उसका दिमाग उन खाली जगहों को भरने के लिए खुद ही डरावनी आकृतियां बनाने लगता है। और छलावा इसी कमजोरी का फायदा उठाता है? एकदम सटीक बात पकड़ी, वो इसी डर पर जिंदा रहता है। तो इस डरावनी यात्रा की जो शुरुआत होती है वो भी एक बहुत अजीब घटना से होती है। आशीष काफी तेज रफ्तार से कार चला रहा है, अचानक आसमान में बिजली चमकती है और उस तेज रोशनी और कड़क से डरकर एक टिटहरी पक्षी नीचे की ओर आती है और सीधे आशीष की कार की विंडस्क्रीन से टकरा जाती है। उसकी खोपड़ी वहीं टूट जाती है और कांच पर लाल खून बहने लगता है। अब छोटा भाई गोलू ये देखकर बुरी तरह सहम जाता है। स्वाभाविक है, कोई भी 16 साल का बच्चा डरेगा। हाँ, लेकिन आशीष उसे डांट कर चुप करा देता है और बस वाइपर चलाकर वो खून साफ कर देता है। अब मेरा सवाल ये है कि रात के वक्त किसी पक्षी का कार से टकराना तो एक आम एक्सीडेंट है, इसमें इतना खौफनाक क्या है? देखिए, यहीं पर मनोविज्ञान का प्राइमिंग सिद्धांत काम करता है। प्राइमिंग का मतलब है कि कोई पिछली घटना हमारे दिमाग को किसी आने वाली खतरनाक चीज के लिए तैयार कर देती है। अच्छा। तो ये घना अंधेरा जंगल, सुनसान सड़क और फिर अचानक एक निर्दोष जीव की हिंसक मौत और वो बहता हुआ खून, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था। तो ये क्या था? ये उनके अवचेतन मन के लिए एक अलार्म था। लोक मान्यताओं में इसे एक भयंकर अपशगुन माना जाता है। इसे एक घटना ने उस कार के अंदर बैठे हर इंसान के दिमाग में खौफ का बीज बो दिया था। उनका नर्वस सिस्टम एकदम सतर्क हो गया। मतलब उनका दिमाग अब किसी भी खतरे के लिए तैयार था? बिल्कुल। और इसके बाद एक और दिलचस्प चीज होती है। उन्हें सड़क किनारे एक सफेद माइलस्टोन दिखता है जिस पर लिखा है यूपी 90 किलोमीटर, लेकिन किसी ने उस पत्थर पर विमल पान मसाला थूका हुआ है, जो कि हमारे यहाँ की सड़कों पे बहुत आम है। हाँ। कुणाल पीछे बैठकर कुछ गुनगुना रहा है। आशीष पहले से ही चिढ़ा हुआ है तो वो कुणाल को बुरी तरह टोकता है और फिर कुणाल भी गुस्से में अपनी खिड़की से बाहर विमल थूक देता है। ये एक बहुत अहम पल है। यहाँ मैं ये सोच रही थी कि आशीष का इस तरह बार बार गुस्सा होना, अपने छोटे भाई पर चिल्लाना, क्या ये मुमकिन है कि डरावनी स्थितियों में इंसान का गुस्सा असल में उसके अपने अंदर के डर को छिपाने का एक मुखौटा होता है? ये एक बहुत ही शानदार अवलोकन है। मनोविज्ञान में इसे हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। अच्छा, कैसे काम करता है ये? देखिए, जब भी कोई इंसान किसी ऐसी स्थिति में फंसता है जहां उसे लगता है कि उसका नियंत्रण छूट रहा है, जैसे वो सुनसान सड़क या वो पक्षी की मौत, तो उसके दिमाग का वो हिस्सा जो डर को कंट्रोल करता है वो हावी हो जाता है। एमिगडाला है ना? एकदम सही। आशीष का गुस्सा उसकी घबराहट को ढकने का एक तरीका था। वो चीखकर बस ये जताना चाहता था कि वो अब भी हालात का बॉस है। लेकिन वो बॉस था नहीं। बिल्कुल नहीं, बल्कि प्रकृति या उस सुनसान जगह का अपमान करना, जैसे उस मृत पक्षी के प्रति कोई संवेदना न दिखाना या वहां थूकना,
लोक कथाओं के अनुसार उस जगह की नकारात्मक ऊर्जा को भड़काने का काम करता है। मतलब वो लोग अनजाने में ही अपना मनोवैज्ञानिक रक्षा कवच तोड़ रहे थे। हाँ, वो अपने आसपास के माहौल को और खतरनाक बना रहे थे। बाप रे। अब यहाँ से ये घटना एक ऐसा मोड़ लेती है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। कार आगे बढ़ती है और अचानक जंगल के बीचों बीच एक टोल बूथ आ जाता है। टोल 13। टोल 13 अपने आप में एक मनहूस नाम। हाँ, और ये कोई नया या आम टोल नहीं है, ये बेहद खस्ता हाल है। इसकी सीमेंट की दीवारें टूट रही हैं, रंग एकदम फीका पड़ चुका है, शीशे टूटे हुए हैं और अंदर बस एक पुरानी लालटेन जल रही है। पूरा एक भूतिया माहौल। बिल्कुल। लोहे का बैरियर मुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात ये होती है कि अनमोल, जो पिछली सीट पे बैठ के गांजा पी रहा है और पूरी तरह नशे में धुत है, उसे ये टोल नजर ही नहीं आता। ये बहुत दिलचस्प है। वो उल्का हंसने लगता है कि नशे की वजह से बाकी दोस्त उससे मजाक कर रहे हैं। अब मुझे एक बात समझाइए, अगर अनमोल नशे में था तो उसे तो और भी ज्यादा अजीबोगरीब चीजें दिखनी चाहिए थी ना? हाँ, आमतौर पे लोग यही सोचते हैं। तो ऐसा कैसे हुआ कि जो इंसान नशे में है वो एकदम सही देख रहा है कि वहाँ कुछ नहीं है, और जो पूरी तरह होश में है वो एक भ्रम का शिकार हो गए? देखिए, ये इस पूरी घटना का सबसे विचारणीय पहलू है। इसे समझने के लिए हमें सम्मोहन और चेतना की बदली हुई अवस्था को समझना होगा। वो ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। बिल्कुल। छलावा कोई भौतिक या ठोस चीज नहीं है जो सबको एक साथ दिखे। वो एक मानसिक भ्रम है। किसी भी भ्रम को असर करने के लिए एक ऐसे दिमाग की जरूरत होती है जो तार्किक रूप से चीजों को प्रोसेस कर रहा हो। अच्छा। जो बाहर के इशारों पे ध्यान दे सके। अनमोल का दिमाग गांजे के नशे की वजह से उन तार्किक तारों से जुड़ा ही नहीं था जिन्हें ये छलावा हैक करना चाहता था। तो मतलब छलावे को अपना खेल खेलने के लिए एक सचेत लेकिन डरे हुए दिमाग की जरूरत थी। एकदम सही। अनमोल का दिमाग उस वक्त भ्रम को ग्रहण करने की स्थिति में था ही नहीं। उसका नशा ही उसका बचाव बन गया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, लेकिन बाकी तीनों जो पूरी तरह होश में थे और उस टिटहरी वाली घटना से पहले ही डर के लिए तैयार हो चुके थे, उनका दिमाग उस छलावे के सिग्नल पकड़ने के लिए एकदम सही फ्रीक्वेंसी पर था। उनके लिए वो टूटा हुआ टोल बूथ एकदम असली था। ये सच में हैरान करने वाला है। मतलब जो इंसान पूरी यात्रा में नशे में धुत था, वो इस पूरी खौफनाक स्थिति में सबसे सुरक्षित था। बिल्कुल। खैर, उस टोल बूथ पर जो लेन देन होता है ना, वो खौफ की एक नई ही सीमा तय कर देता है। आशीष अपनी खिड़की से एक 100 रुपए का नोट बाहर रखता है और टोल बूथ के अंदर से एक हाथ बाहर आता है। ये कोई आम हाथ नहीं है, ये पूरी तरह से कालिक से सना हुआ एकदम काला हाथ है, जिसके नाखून लाल और बहुत तीखे हैं। खौफनाक। और वो हाथ एक रसीद देता है। उस रसीद पर जो लिखा था उसे सुनकर तो किसी का भी दिल बैठ जाए। क्या लिखा था उस पर? उस पर लिखा था, आखिरी टोल भुगतान, पूर्ण यात्रा समाप्त। और इसके बाद एक अजीब सी खटखट की आवाज के साथ वो मुड़ा हुआ बैरियर खुल जाता है। देखिए, अगर हम इसे दुनिया भर की लोक कथाओं और मिथकों के विज्ञान से जोड़ें तो ये लेन देन एक सुपरनैचुरल कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब एक अलौकिक समझौता। समझौता? कैसा समझौता? कई संस्कृतियों में ये माना जाता है कि बुरी शक्तियां अक्सर सीधे तौर पर किसी भी इंसान के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकती। उन्हें एक निमंत्रण की, एक सहमति की जरूरत होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पुरानी कहानियों में कहते हैं कि वैम्पायर को घर के अंदर आने के लिए बुलाना पड़ता है। एकदम वही बात है। लेकिन आशीष ने तो उसे बुलाया नहीं था ना, उसने तो सिर्फ अपना एक टोल चुकाया था। हाँ, लेकिन मनोवैज्ञानिक और परलौकिक स्तर पर जब आशीष ने अपना 100 रुपए का नोट दिया और बदले में वो रसीद अपने पास रख ली, तो उसने अनजाने में उस शक्ति के साथ एक लेन देन पूरा कर लिया। ओहो। उसने उस बुरी शक्ति को अपने साथ अपनी कार में चलने की इजाजत दे दी और उस रसीद पर लिखे शब्द यात्रा समाप्त कोई कंप्यूटर से निकला आम मैसेज नहीं था। तो वो क्या था? ये एक सीधा मौत का संकेत था। ये घोषणा थी कि अब वे चारों उस छलावे की दुनिया के नियमों के अधीन हो चुके हैं। रूह कंपा देने वाला है ये। और इसके बाद जो होता है, जैसी ही कार उस बैरियर को पार करती है, वो टोल बूथ रियर व्यू मिरर से अचानक गायब हो जाता है। मतलब वो था ही नहीं वहाँ? बिल्कुल। पीछे सिर्फ घना अंधेरा जंगल बचता है और सड़क पर आशीष का वही 100 रुपए का नोट हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। अब किसी भी आम इंसान को समझ आ जाना चाहिए कि कुछ बहुत बुरा हो रहा है। जाहिर सी बात है। लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होता है।
कुछ दूर आगे जाने पर आशीष को कार की हेडलाइट की रोशनी में सड़क के बीचों बीच अनमोल खड़ा दिखाई देता है। अनमोल जो पीछे बैठा था? हाँ, आशीष को लगता है कि अनमोल शायद पीछे किसी वक्त डर के मारे कार से उतरकर भाग गया था, तो वो कार रोकता है और उसे वापस अंदर बैठा लेता है। और यहीं पर इंसानी दिमाग अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। अत्यधिक तनाव में दिमाग अक्सर वही देखना चाहता है जो उसे तसल्ली दे। मतलब आशीष ने ये तार्किक रूप से सोचा ही नहीं कि चलती कार से कोई इंसान कैसे उतर सकता है। उसे बस लगा कि ये उसका दोस्त है, जबकि असल में उसने अपनी सबसे सुरक्षित जगह यानी अपनी कार के दरवाजे खुद उस छलावे के लिए खोल दिए थे। ये तो बिल्कुल ट्रोजन हॉर्स की कहानी जैसा हो गया। बिल्कुल, जहाँ दुश्मन बाहर से आपके किले पे हमला नहीं करता, बल्कि वो चुपचाप आपके किले के अंदर आ जाता है। और एक बार जब वो अंदर आ गया तो माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। हाँ, ऊर्जा बदल जाती है। कार के अंदर बैठे कुणाल को उस अनमोल के शरीर से सड़ी हुई लाश जैसी भयानक बदबू आने लगती है और कार के अंदर एक अजीब सी बर्फीली भाप महसूस होने लगती है। तापमान एकदम गिर जाता है परलौकिक शक्तियों की मौजूदगी में। हाँ, और जब कुणाल रियर व्यू मिरर में पीछे देखता है तो उसके पैरों तले जमीनें खिसक जाती है। उसे अनमोल की जगह 5 फुट का एक काला साया दिखता है जिसकी आंखें 2 रुपए के चांदी के सिक्के जैसी चमक रही होती है। बाप रे! लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। पूछिए। अब एक वो शैतान, वो छलावा कार के अंदर आ ही गया था, तो उसने सीधे उन पर हमला क्यों नहीं किया? वो आराम से उनका गला दबा सकता था, कार का एक्सीडेंट करवा सकता था। उसने ये मनोवैज्ञानिक खेल क्यों खेला? क्योंकि देखिए, उसका असली हथियार कोई शारीरिक हमला है ही नहीं। अगर हम इस छलावे के पूरे मनोविज्ञान को समझें तो ये असल में इंसान के डर को अपना भोजन बनाता है। अच्छा, डर उसका खाना है। हाँ, वो सीधे किसी को नहीं मारता। वो पहले रूप बदलकर भ्रम पैदा करता है, एक ऐसा भ्रम जो शिकार के बहुत करीब हो, जैसे कि उनका अपना जिगरी दोस्त। और फिर जब शिकार को सच्चाई का पता चलता है तो उस समय जो घबराहट पैदा होती है, जो बेबसी और खौफ होता है ना, वही उस शक्ति की असली खुराक होती है। वो उन्हें एक ही झटके में मारना नहीं चाहता था, वो उन्हें धीरे धीरे अंदर से तोड़ रहा था। मतलब वो पूरी तरह से उनके दिमाग के साथ खेल रहा था। यहाँ तो कुणाल की सच में दाद देनी पड़ेगी कि इतने खौफ के बावजूद उसने अपना दिमाग चलाया। उसने क्या किया? उसने डर के मारे टॉयलेट जाने का बहाना किया और आशीष से कार रुकवा ली। और जब वो बाहर निकला तो उसने आशीष को भी किसी बहाने से बाहर बुलाया और फिर उसे शीशे में वो साया दिखाया। बहुत समझदारी का काम किया। हाँ, दोनों ने घबरा कर किसी तरह गोलू को भी कार से खींच लिया और तीनों जाकर झाड़ियों में छुप गए। और तभी उनके सामने असली अनमोल आ जाता है। क्या बात है? हाँ, हाथ में अपनी गांजे की चिलम लिए हुए। अब उन्हें पूरी तरह समझ आ जाता है कि कार में जो बैठा है वो उनका दोस्त नहीं, बल्कि वो बहरूपिया छलावा है। ये वो बिंदु है जहाँ सारा भ्रम टूट जाता है और वास्तविकता पूरी तरह से उनके सामने आ जाती है। अब कोई शक की गुंजाइश नहीं बची थी। बिल्कुल नहीं। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी, क्योंकि वो शैतान अब भी उनकी कार में बैठा था और उनकी यात्रा उस कार के बिना तो पूरी हो नहीं सकती थी। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत थी। और तभी आशीष को एक YouTube चैनल की बात याद आती है। उसने कहीं सुना था कि छलावा या ऐसी कोई भी परलौकिक शक्ति तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ती जब तक उसकी दी हुई कोई निशानी या चीज आपके पास मौजूद हो। बिल्कुल सही। और अचानक उन सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें याद आता है कि उस मनहूस टोल बूथ से मिली वो रसीद अभी भी आशीष की जेब में है, वही यात्रा समाप्त वाली रसीद। लेकिन समस्या ये होती है कि उसे जलाने के लिए जो लाइटर था वो तो कार के अंदर ही छूट गया है। देखिए, यहाँ हम एक बार फिर लोक कथाओं के उस नियम को देखते हैं जिसे संपर्क सूत्र या अंग्रेजी में टॉटम कहा जाता है। टॉटम? हाँ, दुनिया भर की मान्यताओं में ये नियम है कि किसी अदृश्य शक्ति से छुटकारा पाने के लिए उस भौतिक चीज को नष्ट करना बहुत जरूरी होता है जो उसे इस दुनिया से जोड़ती है। मतलब वो रसीद? बिल्कुल। वो पर्ची कोई आम कागज का टुकड़ा नहीं थी, वो असल में वो अदृश्य जंजीर थी जिसने उस शैतान को उन पर हावी होने का, उनकी जिंदगी में दखल देने का हक दिया था। जब तक वो पर्ची उनके पास थी, वो छलाविश के रडार पर ही थे। बाप रे! अब आग की तलाश में उन्हें उस घने जंगल में दूर झाड़ियों के बीच एक लालटेन जलती हुई दिखती है। वे आग की उम्मीद में वहां पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उनके होश ही उड़ जाते हैं। ये कोई घर या झोपड़ी नहीं है, बल्कि ये वही पुराना खस्ताहाल टोल पेरा है जो कुछ देर पहले गायब हो गया था। जैसे वो टोल उनका ही इंतजार कर रहा हो। एकदम वैसा ही। जैसे ही आशीष कांपते हाथों से उस लालटेन को उठाता है,
कार में बैठा वो छलावा भयंकर आवाज में चीखने लगता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसका राज खुल गया है और उसकी दी हुई रसीद अब जलने वाली है। वो घबरा गया होगा। हाँ, वो अपना रूप बदलता है और उसी चांदी जैसी चमकती आंखों वाले भयानक काले शैतान के रूप में कार से निकलकर उनकी तरफ दौड़ने लगता है। देखिए, ये इस पूरी घटना का सबसे चरम बिंदु है, मतलब क्लाइमैक्स। जब इंसान चरम खतरे में होता है ना, तो उसका दिमाग 3 चीजों में से एक चुनता है: लड़ो, भागो या शून्य पड़ जाओ। फाइट, फ्लाइट या फ्रीज। एकदम सही। शैतान को पता चल गया था कि उसका जो मनोवैज्ञानिक समझौता था वो तोड़ा जाने वाला है, इसलिए उसने छलावा छोड़कर सीधा अपना आक्रामक रूप ले लिया। ये मंजर देखकर तो किसी भी इंसान के दिमाग के फ्यूज उड़ सकते हैं। और आशीष के साथ बिल्कुल यही होता है। उस खौफनाक मंजर को देखकर आशीष का शरीर डर के मारे बर्फ की तरह जम जाता है और हिल नहीं पाया। फ्रीज रिस्पॉन्स। बिल्कुल नहीं, वो हिल भी नहीं पा रहा है और छलावा बस कुछ ही कदमों की दूरी पर है। और तब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। क्या हुआ? सबसे छोटा भाई गोलू, जो सिर्फ 16 साल का है और जो इस पूरी यात्रा में सबसे ज्यादा डरा हुआ था, जो उस टिटेरी के मरने पर रोने लगा था, वो अचानक आशीष के कान पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वो पूरी ताकत से चिल्लाता है कि पर्ची जलाओ। इस थप्पड़ से आशीष का फ्रीज रिस्पॉन्स टूटता है। वो अचानक होश में आता है और तुरंत अपनी जेब से उस पर्ची को निकालकर लालटेन की आग में फेंक देता है। ये तो बहुत ही गजब का पल है। पर्ची लाल और नीली चिंगारियों के साथ जलने लगती है और वो छलावा एक तेज धमाके के साथ किसी पटाखे की तरह वहीं फट जाता है। ये दृश्य मानवीय मनोविज्ञान का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। अगर हम ध्यान से देखें तो जिस बड़े भाई में सारा अहंकार था, जो शुरू में अपने डर को गुस्से से छिपाने की कोशिश कर रहा था, वो असली खतरे के समय पूरी तरह सुन पड़ गया। उसका अहंकार टूट गया। बिल्कुल। और जो बच्चा अपनी भावनाओं और डर को लेकर सबसे ज्यादा पारदर्शी था, जिसने अपने डर को छिपाने की कोशिश नहीं की थी, उसी ने खतरे के समय सबसे तार्किक और साहसी कदम उठाया। सच में गोलू यहाँ असली हीरो बन गया। हाँ, और जहाँ तक उस पर्ची के जलने की बात है, आग को हमेशा से ही शुद्धिकरण और विनाश का प्रतीक माना गया है। पर्ची का जलना सिर्फ एक कागज का जलना नहीं था, तो उस अदृश्य अनुबंध का टूटना था। एकदम सही। जैसे ही वो संपर्क सूत्र राख हुआ, उस छलावे का इस दुनिया में अस्तित्व ही खत्म हो गया। और इसके बाद वे चारों उस भयंकर तनाव और ऊर्जा के फटने के कारण वहीं बेहोश हो जाते हैं। शरीर इतना तनाव झेल ही नहीं सकता। हाँ, जब अगली सुबह उनकी आंखें खुलती हैं, तो सूरज की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही है। वे खुद को अपनी कार में सोते हुए पाते हैं। अच्छा, तो वे कार में थे? हाँ, और सबसे हैरानी की बात यह है कि कार ठीक उसी सफेद माइलस्टोन के पास खड़ी है जिस पर यूपी 90 किलोमीटर लिखा था, जहाँ से ये सारा डरावना खेल शुरू हुआ था। ये तो बहुत अजीब है। अब उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या रात में उन्होंने जो कुछ भी देखा और महसूस किया वो सच था, या ये उन चारों का कोई सामूहिक डरावना सपना था? देखिए, इस सवाल का कोई एक सीधा या आसान जवाब तो है नहीं। अगर हम विज्ञान या आधुनिक मनोविज्ञान की बात करें तो इसे सामूहिक मतिभ्रम या मास हिस्टीरिया कहा जा सकता है। मास हिस्टीरिया? वो कैसे? ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहां अत्यधिक डर और तनाव के कारण एक व्यक्ति का भ्रम दूसरे व्यक्ति के दिमाग में भी ट्रांसफर हो जाता है। क्योंकि वे सभी एक ही डरावने माहौल में थे, उनका दिमाग एक ही तरह का भ्रम पैदा कर सकता है। अच्छा, मतलब एक का डर दूसरे में फैल गया? हाँ, लेकिन अगर हम इसे लोक कथाओं और उन इलाकों में सदियों से चली आ रही मान्यताओं की नजर से देखें, तो वे सचमुच कुछ घंटों के लिए एक दूसरी दुनिया, एक परलौकिक सीमा में प्रवेश कर गए थे। और उस रसीद के जलने और सूर्योदय के साथ ही उन्हें वापस अपनी वास्तविकता में धकेल दिया गया। सच्चाई चाहे जो भी हो, ये घटना इस बात का प्रमाण है कि अनजान रास्तों के प्रति हमारा जो प्राकृतिक खौफ है, वो हमारे दिमाग की उन गहराइयों को खोल सकता है जहां तार्किकता पूरी तरह दम तोड़ देती है। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। उस रात जो कुछ भी हुआ, उसने उन चारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। बिल्कुल बदल दी होगी। लेकिन अगर हम इस पूरी घटना के सार को, इसके पीछे के इस गहरे मनोविज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें, तो ये हमें एक बहुत ही गहरे विचार की तरफ ले जाता है। वो क्या? उस छलावे को, उस भयानक परलौकिक ऊर्जा को उन दोस्तों की जिंदगी में आने के लिए, उन पर हावी होने के लिए बस एक छोटी सी रसीद का सहारा लेना पड़ा था। एक मामूली सा कागज का टुकड़ा। हाँ,
जिसने उस शैतान को उनके साथ जोड़ दिया और उन्हें अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। अगर हम इंसान के दिमाग और उसके व्यवहार की बात करें तो क्या हम भी हर दिन अनजाने में कुछ ऐसी ही रसीदें अपनी जेब में रखकर नहीं घूम रहे? आपका मतलब पुरानी यादें या बातें? हाँ, जैसे किसी का कहा हुआ कोई बहुत कड़वा शब्द जिसने हमें सालों पहले चोट पहुंचाई थी, या कोई पुराना गहरा डर जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, या फिर वो नकारात्मक विचार जो हमें बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत गहरी बात है ये। क्या ये सब हमारी अपनी मानसिक रसीदें नहीं हैं? और क्या इन्हीं रसीदों को संभाल कर रखने की वजह से हम अपने अंदर के उस छलावे को, यानी अपने उस डर और नकारात्मकता को जिंदा नहीं रखे हुए हैं, जो हर दिन हमारे ही दिमाग के अंदर बैठकर हमारे खून चूस रहा है? बिल्कुल, हम खुद अपने खौफ को पालते हैं। शायद अब समय आ गया है कि हम सब अपने अपने दिमाग की जेबों को टटोलें, अपने उन मानसिक रसीदों को ढूंढें जिन्होंने हमारे डर को पाल रखा है, उन्हें पहचानें, और इससे पहले कि वो डर एक ऐसा साया बन जाए जो हमें पूरी तरह सुन्न कर दे, अपनी चेतना की आग में उन रसीदों को हमेशा के लिए जला दें। एकदम सही बात कही। इस विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। इस पूरी घटना में और इंसान के दिमाग की इस भूल भुलैया में सोचने के लिए बहुत कुछ है।